बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फिर हमने कॉइन की एग्जांपल करी थी, फिर एक हमने डाइस की एग्जांपल करी। फिर हमने सीखा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब भी एंड होगा मल्टीप्लाई और होगा ऐड। फिर हमने एक एग्जांपल करी थी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम की। फिर जब दो चीज़ें आ रही थी तो हम एंड कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। एक एग्जांपल हमने अली की थी, जिसमें हमने सीखा था और किस तरह आता है जब कंडीशन बन रही हो। और फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 6 करी थी विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें हमने क्या सीखा था। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब इस्तेमाल होगा, मतलब जब एक चीज़ निकल गई वो वापस अंदर नहीं जाएगी, तो डिनोमिनेटर भी कभी कभार कम हो रहा होता है। डिनोमिनेटर हमेशा कम हो रहा होता है, न्यूमिनेटर कभी कभार कम हो रहा होता है, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। ये 6 सवाल हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे। और पार्ट जी जो है ये मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, जिसका आप लोग आंसर मुझे बता रहे हो 121/190, जो कि बिल्कुल सही है। बच्चों, आप लोगों ने कल क्या करा होगा क्लास के अंदर? आप लोगों ने ये करा होगा रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन, फिर ग्रीन रेड और ग्रीन ग्रीन। आपने ये 6 कंडीशंस बनाई होंगी और आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन इस सवाल को इतने लंबे तरीके से सॉल्व नहीं करना था। इस सवाल को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या था कि आपसे एग्जामिनर ने पूछा है डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि अगर किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेंगे। ये चीज हमने सीखी थी। तो अगर बच्चों आपने पार्ट एफ के अंदर सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, तो अगर आप 1 में से सेम कलर की प्रोबेबिलिटी को माइनस करोगे, तो जो आंसर आएगा वो किस चीज का होगा? वो डिफरेंट कलर का ही तो होगा। मतलब अगर आप इस 69/190 को, अगर मैं यहां पे लिखूं 1 माइनस सेम कलर, तो 1 - 69/190। बच्चों 69/190 कैलकुलेटर में डाल के देखो, आप लोग का आंसर 121/190 ही आ रहा होगा। तो आप लोगों को इस सवाल के लिए वो 6 कंडीशन जो आप लोगों ने बनाई थी ना, वो जो आप लोगों ने ख्वारी करी थी, वो करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सवाल एक स्टेप में होना चाहिए था। ठीक है। मैंने आप लोग से एक ख्वारी कल इसलिए करवाई क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं आपको अभी ये बात बताऊं, तो आप लोगों को अब ये बात जहन में रहे कि हर दफा हम इतनी ख्वारी नहीं कर रहे होंगे। अगर एक चीज का आंसर डायरेक्टली आ रहा है तो हम उसको डायरेक्टली लेके आएंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? जिन जिन बच्चों ने मुझे करके सोल्यूशन भेजा था और पूरी पूरी वर्किंग भेजी थी, उनको क्लियर है ये? ठीक है, वेरी गुड। ये बात बेटा आपने नहीं करा था सवाल। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक चीज है ट्री डायग्राम, जो आज हमें सीखनी है। अच्छा, ट्री डायग्राम के लिए पहले मुझे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन रेडी करना होगा। एक बना लेते हैं भाई। अच्छा भाई, हमारी क्लास में यहाँ पे इबाद है ना, तो हम लिखते हैं इबाद गोज टू स्कूल। ईदर बाय बस, कॉमा कार, और वैन। भाई इबाद या तो गाड़ी में जाता है, या तो बस में जाता है, या तो वैन में जाता है। अब हमें क्या बोला हुआ है? द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज बाय कार इज 0.5, कॉमा बस की है 0.3,
एंड वैन की है 0.2। ठीक है, बस कार और वैन की मैंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिख दी। फिर क्या बोला हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ऑन टाइम बाय कार कॉमा बस और वैन इज 0.6, 0.8 एंड 0.9। अब इस सवाल का आप ट्री डायग्राम बना सकते हो। तो ड्रॉ ट्री डायग्राम। पार्ट बी क्या होगा? hence or otherwise find the probability बेटा एक सवाल तैयार है आप लोगों के सामने ट्री डायग्राम का, अभी सवाल देखो। अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो स्क्रीनशॉट भी एक आप लोग इसका ले लो। ठीक है, अब सवाल क्या बोल रहा है, इबाद गोज टू स्कूल इधर बाय बस कार और वैन। या तो इबाद बस में जाएगा या कार में जाएगा या वैन में जाएगा। अब हमें बोला हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज बाय कार इज 0.5। कार में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, बस में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और वैन में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। फिर हमें बोला हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ऑन टाइम। स्कूल में ये टाइम पे पहुंचने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर गाड़ी में जाएगा तो 0.6, बस में जाएगा तो 0.8 और वैन में जाएगा तो 0.9। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब पहले पार्ट में आपसे पूछा है ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। तो इसका ट्री डायग्राम किस तरह बनेगा ये मैं आप लोगों को अगले पेज पे बना के दे रहा हूं। पार्ट ए। अच्छा, ट्री डायग्राम में आप सबसे पहले चेक करते हो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। यहाँ पे बात के पास तीन ऑप्शंस हैं, बस कार और वैन। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे तीन डंडियां बना लोगे, बस, कार और वैन। यहाँ पर आप लिखोगे बस, कार और वैन। अब बस की प्रोबेबिलिटी है 0.3, कार की है 0.5, वैन की है 0.2। बस की प्रोबेबिलिटी है 0.3 तो अब यहाँ 0.3 लिखोगे, कार की है 0.5 और वैन की है 0.2। ये आपने यहाँ लिख दिया। ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन आ गई है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ऑन टाइम बाय कार बस और वैन। टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। बच्चों अगर एक ऑप्शन है, जैसे मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कार में 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइम पे पहुंच रहा है, तो टाइम पे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर 0.6 उसकी टाइम पे होने की प्रोबेबिलिटी है तो उसके टाइम पे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कार की? बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर एक चीज होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और उसके ना होने की निकालनी हो तो आप इसके आंसर को 1 में से माइनस कर देते हो। ये बताया था ना लास्ट क्लास में। तो अगर कार के टाइम पे होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है
तो टाइम पे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.4, 1 में से माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर बस है, बस पे टाइम की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो टाइम पे ना होने की क्या होगी? 1 माइनस 0.8 विच इज 0.2। और अगर वैन में बेटा टाइम पे होने की प्रोबेबिलिटी है 0.9, तो वैन में टाइम पे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बच्चों चैट बॉक्स में बताओ, वैन में ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टाइम पे ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.1। वेरी गुड। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस और खुलेंगे कि या तो इबाद बस से टाइम पे पहुंचेगा या टाइम पे नहीं पहुंचेगा। अब टाइम पे नहीं का मतलब है टाइम नॉट। इसका क्या मतलब था? टाइम नॉट, मैंने आप लोगों को बताया भाई ये। अगर ये साइन आ गया इसका मतलब इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। फिर कार में जा रहे, तो कार में या तो टाइम पे पहुंचेगा या तो टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तो टी और टी नॉट। और फिर वैन है, वैन से या तो टाइम पे पहुंचेगा या तो टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तो बस से टाइम पे पहुंच रहे 0.8, तो नॉट ऑन टाइम होगा 0.2। कार से टाइम पे पहुंचने का था 0.6, तो नॉट ऑन टाइम होगा 0.4। और वैन से ऑन टाइम था 0.9, तो नॉट ऑन टाइम होगा 0.1। ये बन गया आप लोगों का बच्चों ट्री डायग्राम। अब इसमें आपके पास पूरा चार्ट जो है, यहाँ पे जो पूरी इंफॉर्मेशन थी ये सिर्फ यहाँ आ गई है कि भाई उसके पास तीन ऑप्शन है, बस, कार और वैन। बस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कार की दी हुई है और वैन की दी हुई है। फिर बस से टाइम पे जाने की प्रोबेबिलिटी, टाइम पे ना जाने की प्रोबेबिलिटी। कार से टाइम पे जाने की प्रोबेबिलिटी, कार से टाइम पे ना जाने की प्रोबेबिलिटी। और वैन से टाइम पे जाने की प्रोबेबिलिटी और वैन से टाइम पे नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास आपका बन गया ट्री डायग्राम 3 मार्क का। क्या ये सबको क्लियर है? बेटा सब जवाब दे दो, क्या ट्री डायग्राम आपको क्लियर है? क्योंकि ट्री डायग्राम जो है वो बहुत टेस्ट होता है आपके पेपर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? हेंस और अदरवाइज। बच्चों हेंस का मतलब क्या है? पिछले पार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। और अदरवाइज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ऑन टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर डे। अब हम अपने ट्री डायग्राम को देख के बताएंगे कि इबाद किसी पर्टिकुलर डे पे, किसी रैंडम डे पे टाइम पे उसके पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम देखेंगे उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके पास एक ऑप्शन है कि वो कार में जाए और टाइम पे पहुंचे, या फिर और बस में जाए और टाइम पे पहुंचे, या फिर वैन में जाए और टाइम पर पहुंचे। ये तीन ऑप्शंस हैं बच्चों। या तो गाड़ी में जाके टाइम पे पहुंच सकता है, या तो बस में जाके टाइम पे पहुंच सकता है, या तो वैन में जाके टाइम पे पहुंच सकता है। इनकी प्रोबेबिलिटी आप यहां से ट्री डायग्राम से देख लोगे। कार टाइम है 0.5 × 0.6, और का मतलब प्लस। बस टाइम क्या हो जाएगा? 0.3 × 0.8, और का मतलब प्लस। वैन में है 0.2 × 0.9। बेटा इन तीनों के आंसर्स आ जाएंगे। 0.30 प्लस 0.24 प्लस 0.18। और आप इनको प्लस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.72। ये आ गई प्रोबेबिलिटी इबाद के स्कूल को टाइम में पहुंचने की। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ बेटा। हमसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि इबाद टाइम पे पहुंच रहा है। एग्जामिनर ने सिर्फ ये बोला, लेकिन एग्जामिनर ने ये नहीं बताया स्पेसिफिकली कि वो बस में जाएगा, कार में जाएगा या वैन में जाएगा। तो हमें तीनों ऑप्शंस को यूटिलाइज करना होगा। हमें तीनों ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, क्योंकि हो सकता है वो टाइम पे अगर पहुंच रहा है तो वो कार से भी पहुंच सकता है, बस से भी पहुंच सकता है और वैन से भी पहुंच सकता है। तो हमने अपने सारे ऑप्शंस बना लिए। ठीक है, और इनके बीच में क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। फिर कार टाइम की प्रोबेबिलिटी निकाली, बस टाइम की प्रोबेबिलिटी निकाली और वैन टाइम की प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, ये क्लियर है बेटा?
ये बात बेटा ब्रैकेट्स क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, पार्ट सी क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज नॉट ऑन टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर डे। बच्चों, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में कि किस तरह करेंगे सवाल पार्ट सी? हमसे पूछिए प्रोबेबिलिटी दैट वो टाइम पे नहीं आ रहा, तो ये किस तरह करेंगे? वेरी गुड बच्चों। अहमद, यमुना। नहीं बेटा, ये बात आप देखो, अब आप फिर से जो है ना, आप लंबे वर्किंग पे जा रहे हो। आप इस तरह निकाल सकते हो कि बस नॉट ऑन टाइम, कार नॉट ऑन टाइम और वैन नॉट ऑन टाइम। उससे आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन आपको इतनी लंबी वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है अब। क्यों नहीं करने की जरूरत? क्योंकि एग्जामिनर, अब हमें पता है कि हमारी टाइम पे प्रोबेबिलिटी जाने की क्या है। टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी है 0.72। तो टाइम पे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - टाइम की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 - 0.72, विच इज 0.28। ये आ गया आपका आंसर। बच्चों, ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब और कौन है भाई क्लास के अंदर? अब भाई एक और एग्जांपल देखते हैं। अब भाई क्लास के अंदर तबीर है, तबीर के ऊपर एग्जाम्पल बनाते हैं। तबीर गया है भाई जंगल के टूर पे। तबीर वेंट ऑन अ जंगल टूर ऑन द फॉलोइंग एनिमल्स। एक भाई ये गया है हॉर्स पे। ठीक है। तबीर जंगल जाके हॉर्स पे बैठा है, एलिफेंट पे बैठा है और कैमल पे बैठा है भाई। ये तीन ऑप्शन होते हैं ना। समझो ये कराची में सीवी हो गया हुआ है, या बीच पे गया हुआ है। तो ये तीन चीजें मिल जाएंगी हमें। ठीक है। हॉर्स है हमारे पास, एलिफेंट है और कैमल है। अब उसके हॉर्स पे बैठने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। एलिफेंट पे बैठने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। और कैमल में बैठने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। फिर अब क्या होगा? अब ये इन एनिमल्स पे बैठ रहे, तो या तो इसको डर लगेगा या तो नहीं लगेगा। तो अफ्रेड होने की भी कोई प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ भाई, तबीर किस में डर लगता है ज्यादा? हम लोग बोलते हैं कि भाई तबीर को हॉर्स में डर लगता है 0.6, और एलिफेंट में डर नहीं लगता है, इसको एलिफेंट में 0.1 कर देते हैं। कैमल में कर देते हैं 0.55। ठीक है। ये हमारे पास डेटा आ चुका है सवाल में। अब एग्जामिनर क्या क्या पूछ रहा है हमसे? एग्जामिनर पूछ रहा है ड्रॉ ट्री डायग्राम। पार्ट बी में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट तबीर इज अफ्रेड
और फिर पार्ट सी में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सबीर इज नॉट अफ्रेड। ये हमारे पास सवाल रेडी हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है बेटा, हॉर्स का ऑप्शन है, एलिफेंट का ऑप्शन है और कैमल का ऑप्शन है। तो ट्री डायग्राम बनते वक्त हमारे पास तीन ऑप्शन होंगे, तो हम लोग तीन डंडियां बना लेंगे भाई। क्या ऑप्शन है हमारे पास, हॉर्स, एलिफेंट और कैमल। हॉर्स आ गया 0.5, एलिफेंट आ गया 0.3, कैमल आ गया 0.2। ठीक है, फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि जब वो हॉर्स में बैठ रहा है तो उसके अफ्रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो बच्चों अगर अफ्रेड होने की 0.6 है तो नॉट अफ्रेड की क्या हो जाएगी, 0.4। तो यहां मैं दो डंडियां बनाऊंगा, अफ्रेड और नॉट अफ्रेड। अब अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी है 0.6, नॉट अफ्रेड की है 0.4। फिर एलिफेंट है हमारे पास, एलिफेंट में अफ्रेड की होगी नॉट अफ्रेड, अफ्रेड की है 0.1। तो नॉट अफ्रेड की क्या हो जाएगी, नॉट अफ्रेड की हो जाएगी 0.9। और इसी तरह अगर कैमल का ट्री डायग्राम बनेगा आगे से, तो कैमल में अफ्रेड की है 0.55। तो नॉट अफ्रेड की क्या हो जाएगी, 0.45। ये बन गया आपका ट्री डायग्राम। ठीक है बच्चों, ट्री डायग्राम में तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट में पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट तबीर इज अफ्रेड। अब हमें एग्जामिनर देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए। एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि कैमल की अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ या एलिफेंट की बताओ या हॉर्स की बताओ, टोटल पूछिए अफ्रेड की। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे हम सबको लेंगे। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे कि एक तो तबीर हॉर्स से अफ्रेड हो सकता है, या तो एलिफेंट से अफ्रेड हो सकता है, या तो कैमल से अफ्रेड हो सकता है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग। अब हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे HA और एलिफेंट और ए और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कैमल और अफ्रेड। अब हॉर्स के साथ अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी है 0.5 इंटू 0.6, और का मतलब प्लस। एलिफेंट में है 0.3 इंटू 0.1, और फिर कैमल में हमारे पास क्या है, 0.2 इंटू 0.55, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.55। इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। बेटा कोई एक बच्चा मुझे आंसर बता दे क्या आ रहा है। सर फॉर नॉट गूगल सप्लाइड बाय, ये बात ये पार्ट सी में होगा ना जो आप बोल रहे हो। पार्ट ए में तो ट्री डायग्राम बनानी है बेटा। बेटा इसके आंसर बता दे कोई। हाँ सही बोल रहे हो बेटा। नॉट अफ्रेड जो आपने मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है तीनों का, ये मैंने 1 से माइनस करके निकाला है। तो ये आ रहा है 0.30, फिर 0.03, और फिर 0.11। तो प्लस करके आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 0.44। ये आ गया आपका आंसर। और पार्ट सी तो बहुत आसान है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट तबीर इज नॉट अफ्रेड। अब हम वापस अपने ट्री डायग्राम पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमें अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नॉट अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस अफ्रेड
और फिर क्या आ जाएगा आंसर, नॉट अफ्रेड इज इक्वल टू 1 माइनस 0.44 विच इज 0.56। ये हमारे पास आ गया आंसर। बच्चों ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ अब। या आप लोगों को खुद से करने हैं? ठीक है, मैं 5 मिनट बात करूंगा, या आप लोग मुझे खुद से कर दो अब। अब और कौन है भाई क्लास में? अब ये एग्जाम्पल मरियम पे बना देते हैं। मरियम चूजेस suppose a relationship will have a gem on it is 0.8 if she has a bread floor.
अच्छा भाई, आपके पास एक सवाल है कि मरियम चूजेस टोस्ट फॉर हर ब्रेकफास्ट विथ प्रोबेबिलिटी 0.85। इफ शी डज नॉट चूज टोस्ट देन शी चूजेज अ ब्रेड रोल। ठीक है, मतलब या तो वो टोस्ट खाती है या तो वो ब्रेड रोल खाती है। अब अगर वो टोस्ट खा रही है देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव जैम ऑन इट इज 0.8। टोस्ट के साथ अगर वो जैम ले रही है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.8। और अगर वो ब्रेड रोल खा रही है तो ब्रेड रोल के साथ जैम लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। पहले पार्ट में आपको बनाना है ट्री डायग्राम, और पार्ट बी में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट मरियम डज नॉट हैव अ जैम फॉर ब्रेकफास्ट। ये सवाल करो बच्चों आप लोग। क्या बच्चों, ये सवाल हो रहा है आप लोगों से?
चलो आ जाओ, मैं सवाल करता हूँ, ये आप लोग चेक करो आप लोगों ने सही करा या नहीं। क्या पूछा हुआ है हमसे? मरियम चूजेस टोस्ट फॉर हर ब्रेकफास्ट विद प्रोबेबिलिटी 0.85। इफ शी डज नॉट चूज टोस्ट देन शी हैज अ ब्रेड रोल। हमें ट्री डायग्राम बनानी है। हमें पता है मरियम के पास दो ऑप्शन है, या तो वो टोस्ट खाएगी या तो वो ब्रेड रोल खाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोस्ट और ब्रेड रोल। अब उसके टोस्ट खाने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.85। तो बेटा ब्रेड रोल खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे? ब्रेड रोल खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस सवाल में? वेरी गुड, 0.15। 0.85 में, 1 में से 0.85 माइनस करेंगे, ब्रेड रोल की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.15। फिर आपको बोला हुआ है अगर वो टोस्ट खाए या वो ब्रेड रोल खाए तो वो जैम लगाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो अगर जैम लगाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हम जैम ना लगाने की प्रोबेबिलिटी खुद से निकाल लेंगे। अब टोस्ट के साथ जैम की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो जैम के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.2। और ब्रेड रोल के साथ जैम की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो जैम ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.6। ये बन गया मरियम का ट्री डायग्राम। अब देखो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। दो ऑप्शन है, टोस्ट या ब्रेड रोल। टोस्ट के साथ जैम लगेगा या नहीं लगेगा, ब्रेड रोल के साथ जैम लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो यहां हो गया हमारा पार्ट ए कंप्लीट। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है एग्जामिनर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मरियम डज नॉट हैव अ जैम फॉर ब्रेकफास्ट। अब एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि टोस्ट खा रहा है या मरियम टोस्ट खाएगी या ब्रेड रोल खाएगी, सिर्फ बोला है जैम नहीं होना चाहिए। तो कितने ऑप्शंस बन रहे हैं कि टोस्ट के साथ भी जैम नहीं खा रही है वो, और ब्रेड रोल के साथ भी जैम नहीं खा रही है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टोस्ट कॉमा जैम नॉट, और ब्रेड रोल कॉमा जैम नॉट। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आएगा 0.17, ये आ जाएगा 0.09, और आंसर हो जाएगा 0.26। क्या ये सवाल क्लियर है बेटा आप लोगों को? बेटा क्या सब साथ हैं यहाँ तक? बेटा सब जवाब दे दो। बेटा मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे सबका जवाब चाहिए। कौन कौन एक्टिव है? यमुना, तबीर, इबाद, ठीक है, हतीका, अहमद, उर्मा। इबाद कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है बेटा? इबाद पार्ट ए में क्या हुआ बच्चा? हमें ट्री डायग्राम बनाना था, तो हमें बोला हुआ था कि इसके पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन थे? टोस्ट था, और अगर टोस्ट नहीं खाएगी तो वो ब्रेड रोल खाएगी। तो टोस्ट लिख दिया और ब्रेड रोल लिख दिया। अब टोस्ट की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है 0.85, तो ब्रेड रोल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 0.85। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन इस तरह बन गया। फिर टोस्ट पे जैम लगाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.8, तो जैम ना लगाने की प्रोबेबिलिटी को हमने 1 में से माइनस करके खुद से निकाल लिया। और फिर ब्रेड रोल के साथ जैम लगाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4, तो जैम ना लगाने की प्रोबेबिलिटी को मैंने 1 में से माइनस करके खुद से निकाल लिया। कोई मसला बच्चों? ठीक है। अच्छा बेटा मैं सवाल करा रहा हूँ 2 मिनट में, आप लोग ये सवाल पढ़ लो बस। ये सवाल पढ़ो और सिर्फ दिमाग में सोचो क्या हो रहा होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट का कल हम लोग ने एक सवाल करा था, क्या होगा इसमें आप सिर्फ दिमाग में सोचें बेटा।
अच्छा बच्चों आ जाओ सब यहाँ पे। हमें बोला हुआ है अ बैग कंटेन्स 20 balls ऑफ विच 12 आर रेड, 5 आर ब्लू एंड 3 आर ग्रीन। 2 balls आर पिक्ड एट रैंडम, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का बच्चों हम लोगों ने कल मतलब क्या सीखा था कि अगर आप एक दफा एक चीज निकाल रहे हो तो वापस अंदर नहीं जाएगी। तो बैग के अंदर अगर 20 बॉल हैं, आप पहली बॉल जब निकालोगे तो आप साइड पे रख दोगे, वो बैग के अंदर नहीं होगी। मतलब जब आप लोग दूसरी बॉल निकाल रहे तो आप लोग के पास 19 ऑप्शन होंगे। जब पहली बॉल निकल रही होगी तो हमारे पास 20 ऑप्शन होंगे, और जब दूसरी बॉल निकल रही होगी तो हमारे पास एक ऑप्शन कम, मतलब 19 ऑप्शन हो जाएंगे। तो अब हम इसका बनाते हैं टी डायग्राम। पार्ट है, अब इसका टी डायग्राम बेटा अच्छा खासा बड़ा बनेगा। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन। अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड है टोटल 12 आउट ऑफ 20। तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 12/20। ब्लू हमारे पास 5 है, 5/20। ग्रीन हमारे पास 3 है, तो 3/20। ये हमारे पास अपनी पहली ऑप्शन बन गई, पहली बॉल के ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। जब आप पहली बॉल पिक कर रहे होगे तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 12/20, ब्लू की होगी 5/20 और ग्रीन की होगी 3/20। ठीक है। अब बेटा मेन चीज, रेड बॉल जब आपने पहली बॉल उठा ली तो अब दूसरी बॉल जब आप उठा रहे होगे तो वो भी या तो रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। तो यहां से भी 3 ऑप्शन बनेंगे, यहां से भी 3 ऑप्शन बनेंगे और यहां से भी 3 ऑप्शन बनेंगे। क्योंकि रेड के बाद भी रेड भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है। यहाँ पे भी रेड आ सकती है, ब्लू आ सकती है, ग्रीन आ सकती है, और यहाँ भी रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों आ सकती हैं। तो अब मैं और डंडिया बना रहा हूँ। रेड, ब्लू और ग्रीन। बेटा क्या आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि यहाँ पे सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी गुड। रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 11/19। जब 12 बॉलें थी रेड की और एक बॉल हमने निकाल ली, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो 19 बॉल्स बची हैं और रेड भी एक कम हो गई है। तो रेड 12 से कितनी हो जाएंगी? 11। तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/19। वेरी गुड। अगर पहली बॉल रेड आ रही है तो दूसरी बॉल ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? दूसरी बॉल यहाँ पे ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बेटा सब ट्राई करो, अगर गलत भी हो तो मसला नहीं है, ये सीखने का टाइम है। 5/19। वेरी गुड। नहीं बेटा देखो, अब तभी आप बात समझो ये। जब पहली बॉल रेड आई है, जब आपने पहली बॉल रेड निकाली है, तो हमारे पास जो है अब टोटल ऑप्शंस 19 है। लेकिन ब्लू तो 5 की 5 अंदर ही है ना अभी तक बैग में से, ब्लू तो बाहर नहीं आई है। पहले रेड में 11/19 क्यों हुआ था? क्योंकि जो पहली बॉल आपने निकाली थी वो रेड थी। जो पहली बॉल आपने निकाली यहाँ पे वो रेड थी, तो रेड एक कम हो गई। अब जब पहली बॉल रेड निकली है तो हमारे पास अंदर 19 ऑप्शन हैं, और ब्लू तो अभी भी 5 ही है बैग के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5/19। तबीर बेटा आप मुझे बताओ, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी गुड। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 3/19। क्यों बेटा? क्योंकि ग्रीन अभी तक तीनों की तीनों अंदर ही है, क्योंकि हमारे तो रेड निकली है। तो यहां भी आ जाएगा 3/19। बेटा सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अगर पहली बॉल जो है आपकी ब्लू आ रही है तो दूसरी बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर पहली बॉल ब्लू आ रही है तो दूसरी बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी गुड। रेड अभी तक 12 की 12 ही है बैग के अंदर, तो 12/19।
ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/19, बिल्कुल ब्लू एक कम हो जाएगी क्योंकि पहली बॉल भी ब्लू ही आई है बाहर। और फिर ग्रीन की क्या हो जाएगी? ग्रीन की हो जाएगी 3/19। ठीक है। और अब आखिरी बना लेते हैं बेटा ट्री डायग्राम। ग्रीन के बाद या तो रेड आ सकता है, या ब्लू आ सकता है, या फिर ग्रीन आ सकता है। अब ग्रीन के बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड अभी तक 12 ही है अंदर, एक बॉल बस कम हो गई, तो 12/19। ब्लू 5 की 5 ही अंदर, ब्लू होगी 5/19। और क्योंकि पहली बॉल ग्रीन निकली है, तो ग्रीन अब 3 से 2 हो जाएगी, तो 2/19। ये बन गया बच्चों हमारा ट्री डायग्राम। क्या ये ट्री डायग्राम आप लोगों को क्लियर है? बेटा क्या ये ट्री डायग्राम आप लोगों को क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है बेटा, मेन जो प्रोबेबिलिटी में गेम है ना इस तरह के सवालों की, वो ट्री डायग्राम की है। अब देखो पार्ट बी और पार्ट सी जो है ना वो बिल्कुल हलवा हो गया। अगर आपने ये काम कर लिया ना बेटा, तो इसके नीचे जितने भी पार्ट्स आते हैं ना वो सब बिल्कुल आसान होंगे। अब पार्ट बी और पार्ट सी मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ क्या होगा इसमें। यहाँ पे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज ब्लू। हमें एग्जामिनर बोल रहा है सेकंड बॉल जो है वो ब्लू होनी चाहिए, फर्स्ट बॉल का कुछ भी नहीं बोल रहा। तो फर्स्ट बॉल के हम तीनों ऑप्शंस लेंगे, और सेकंड बॉल जो है वो ब्लू ही होनी चाहिए। तो पार्ट बी में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बनेंगे? रेड ब्लू, और ब्लू ब्लू, और ग्रीन ब्लू। सेकंड बॉल ब्लू बोली हुई है, तो देखो सेकंड बॉल ब्लू ही है। फर्स्ट बॉल जो है वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लू भी हो सकती है, और वो ग्रीन भी हो सकती है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोग यहां से निकाल लोगे। और इसी तरह पार्ट सी में क्या हो रहा होगा? सेकंड बॉल इज ग्रीन, तो सेकंड बॉल ग्रीन होनी चाहिए। फर्स्ट बॉल कोई भी हो सकती है, तो रेड ग्रीन, और ब्लू ग्रीन, और ग्रीन ग्रीन। बेटा क्या पार्ट बी और पार्ट सी आप लोग कर लोगे? बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब, इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ये 1 मिनट में पेज हटा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, और अब यहाँ पे मैं जरा सवाल चेंज कर रहा हूँ।
बेटा ये सवाल आप लोग का होमवर्क है। अगर आप लोग ये सवाल कर लोगे ना, इसका मतलब है आपकी कल की क्लास और आज की कल क्लास जो है वो दोनों क्लियर है। ठीक है, ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। कल की क्लास से पहले बेटा ये सवाल प्लीज सब कर लेना। बेटा ये सवाल लाजमी सब कर लेना है, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। एक बच्चा ये सवाल ग्रुप पे भी डाल दे। और आप लोग सब बेटा क्लास ओवर हो जाए जैसे ही, तो ग्रुप पे प्रेजेंट लिख देना। ठीक है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई एक बच्चा ग्रुप पे भी डाल दे। ये सवाल बेटा प्लीज लाजमी कल की क्लास से पहले कर लेना। अगर आप लोग ये सवाल नहीं कर रहे हो जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ क्लास के एंड में, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। कल क्लास 5 बजे शार्प शुरू हो जाएगी। कल की क्लास 5 बजे शुरू होगी। ये सवाल प्लीज आप लोग कर लेना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।